स्वागत है बच्चों, आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास भौतिक विज्ञान कक्षा 12 फिजिक्स क्लास 12 के लिए रोज रात 9 बजे, जहां पढ़ाए जाते हैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स, एक्सपर्ट टेक्निक से। और पांडे सर जी के पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। तो बच्चों, आज की कक्षा 12 में हम लोग देखते हैं आंकिक प्रश्न, वो भी पाठ विद्युत चालन के और कुमार मित्तल किताब से। प्रश्न संख्या 30 तक कर चुके थे हम लोग हल। प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 31 से। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 31? कॉपी में लिखे पेन से। एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1.25 ओम है। इसके प्रतिरोध को 2 गुना करना है। और चूंकि हम लोगों को पता है जब किसी तार को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो क्या कह रहा है? एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1.25 ओम है। इसके प्रतिरोध को 2 गुना करने के लिए इसे किस ताप तक गर्म करना होगा? चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.00375 प्रति डिग्री सेल्सियस है। क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करना है हमें, तो देखते हैं कैसे हल होगा। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखें, जब किसी वैद्युत चालक को गर्म किया जाता है तो उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यहां पर चांदी के तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया गया है। तो बच्चों देखते हैं चांदी के तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध को हम डिनोट करेंगे कैपिटल R नॉट से, और इसका मान दिया गया है 1.25 ओम। अब इसके प्रतिरोध को हमको करना है 2 गुना। तो किस ताप पर यह 2 गुना हो जाएगा, उसी ताप का हमें मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, माना चांदी के तार का T डिग्री सेल्सियस पर ताप, T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध जो हो जाता है वो बच्चों RT बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है उसका 2 गुना हो जाता है। क्लियर? तो 2 गुना होगा तो ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 2.5 ओम। 1.25 का 2 गुना 2.5 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। अब बच्चों चांदी का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो दिया गया है। चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक ये बच्चों अल्फा बराबर दिया गया है 0.00375 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो किस सूत्र का उपयोग करेंगे? RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो जो सूत्र उपयोग होने वाला बच्चों वो याद कर लीजिए। RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। क्लियर? तो बच्चों मान रख देते हैं। RT का जो मान दिया गया यहां, RT का जो मान दिया गया है वो हमारा 2R नॉट है, 2R नॉट है। और यहां पर R नॉट लिखा गया, ये लिखा गया 1 प्लस अल्फा इंटू टी। क्लियर बच्चों? 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो R नॉट से R नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो ये बनेगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये 2 में जब 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अल्फा इंटू टी। तो बच्चों जो टी का मान निकलेगा वो 1 बाई अल्फा होगा, और चूंकि हमें अल्फा का मान दिया है 0.00375, तो बच्चों 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव है, तो ऊपर 5 जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद 375 का भाग देंगे हम 1 लाख में। तो बच्चों ये कितना आने वाला है, इसको आप भाग देकर सॉल्व कर लेना, और ये आने वाला है आपका 267 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों
जो चांदी का तार है उसका 267 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध का 2 गुना हो जाएगा। तो 200 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध जब उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 267 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा उस चांदी के तार का, तो उसका वैद्युत प्रतिरोध उस समय जो वैद्युत प्रतिरोध है R0 उसका 2 गुना हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा? हां, चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने कहीं चांदी के वैद्युत प्रतिरोध के मान को रखा ही नहीं, यही ताप होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वैद्युत प्रतिरोध है उस वैद्युत प्रतिरोध से हमें दोगुना वैद्युत प्रतिरोध करने के लिए ताप के मान को 267 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर चांदी का वैद्युत प्रतिरोध, चांदी के तार का वैद्युत प्रतिरोध क्या था, बल्कि केवल इस बात पर हम देखेंगे कि कितना ताप हमको बढ़ाना होगा कि हमें उस तार के प्रतिरोध को कितने गुना करना है। तो बच्चों हम किसी भी तार के वैद्युत प्रतिरोध को 2 गुना करें चांदी के, हमें सभी तारों का ताप जो है 267 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना होगा। तो आप यहां पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि हमने यहां पर देखिए R0 का मान ही नहीं रखा, तो R0 के मान पर निर्भर नहीं करता है। आप ये देख रहे हैं कि R0 को 2R0 कर दिया गया है, तो दोगुना करने के लिए प्रतिरोध को 0 डिग्री सेल्सियस से हमें जो ताप बढ़ाना होगा वो हमारा 267 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो सभी तारों के लिए यही ताप होगा। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को देखें अंत तक, जुड़े रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। यहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास, पढ़ाए जाते हैं एक एक क्लियर कॉन्सेप्ट और समझाने का तरीका पांडे सर जी का स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड है जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, यहां पर पूरा सब समझाया जाता है, सारे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। मन लगाकर पढ़िए, आप अपने बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षाओं पर अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए आपको इस यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े रहना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग अपने प्रश्न संख्या 32 की। क्या कह रहा है? किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम तथा 400 डिग्री सेल्सियस पर 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की हमें गणना करनी है। क्लियर बच्चों? तो किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया गया है, ताप को बढ़ाया, वैद्युत चालक का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ा 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 400 डिग्री सेल्सियस ताप हुआ, तो इसका वैद्युत प्रतिरोध 100 ओम से बढ़कर 200 ओम हो गया। फिलामेंट के प्रतिरोध का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, तो ये हमें हल करना है बच्चों। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक के मान को ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, एक एक प्रश्न करें बच्चों, कॉपी पेन लेकर नोट करते रहे प्रश्न को, मन लगाकर पढ़ें, बेहद ही सरल अंदाज में सिखाते हैं आपके पांडे सर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध दिया गया है वो बच्चों 100 ओम है। क्लियर? और 400 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध बना वो बेटा आपका हो गया 200 ओम। अब कह रहा है फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना कीजिए। तो आपको प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ज्ञात करना है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ज्ञात करना है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ज्ञात करना है। वो क्या है? तो बच्चों जो सूत्र हम लोग उपयोग करने वाले हैं वो सूत्र है हमारा RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो बच्चों एक बार हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर बात कर लेते हैं, तो ये बनेगा R100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, टी के प्लेस में क्या है बच्चों 100, तो यहां पर ये हो जाएगा इंटू 100। क्लियर? अब बच्चों ये हमारा पहला समीकरण हो गया। पुनः देख लेते हैं बच्चों, जब R400 की बात करेंगे यहां पर रखेंगे इसको, तो R400 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 400।
ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से दे देते हैं बच्चों भाग। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर जब भाग देंगे बच्चों तो ये क्या बनेगा, R 100 अपॉन R 400। बाएं पक्ष का भाग दे लिया, दाएं पक्ष का भाग R नॉट अपॉन R नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू 100 अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू 400। क्लियर बच्चों? तो ये सॉरी ये 400 था, मान रख देते हैं तो 100 अपॉन 200 इज इक्वल टू, ये R नॉट से हमारा R नॉट से R नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बना बच्चों ये 1 प्लस 100 एल्फा अपॉन 1 प्लस 400 एल्फा। क्लियर? तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 एल्फा अपॉन 1 प्लस 400 एल्फा। इनका कर देते हैं बच्चों त्रियक गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 400 एल्फा और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा यहां पर, तो 2 प्लस 200 एल्फा। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए ये हमारा क्या बनने वाला है, 400 में 200 हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, तो 200 एल्फा इज इक्वल टू, ये 2 में 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा 1, तो एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 200। तो इस तरीके से बच्चों ये आ रहा है 2 पंचे 10, 5 गुणे 10 की घात ऋण 3 प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहां पर ये प्रतिरोध ताप गुणांक आपका आया है 5 गुणे 10 की घात ऋण 3 प्रति डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो बच्चों नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, मन लगाकर पढ़ें, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको आपके एग्जाम के लिए पूरी मदद दी जा रही बेटा, आपका पूरा सहयोग किया जा रहा है, आपको पूरा हेल्प किया जा रहा है। बस आप मन लगाकर पढ़ते रहें। इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। आपका भला हो रहा है उसका भी भला हो जाएगा। बता दो उसे भी, नहीं सुनता है दिखा दो उसे भी, मोबाइल में चलाकर दिखा दो, पढ़ा दो उसको भी, पढ़ जाएगा बेटा, कुछ बन जाएगा, याद करेगा। कभी आपने उसको आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ा था। तो सबको जोड़ना है, एक एक करके सबको बताना है कि आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लास चल रही है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल अंदाज पर, न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाया जाता है, मन लगाकर पढ़ाया जाता है और मन लगाकर यहां बच्चे पढ़ भी रहे हैं बच्चों। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए देखते हैं बच्चों अपना प्रश्न संख्या 33। एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 ओम है तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3.75 ओम है। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम नापा जाता है। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। तो बच्चों क्या होता है प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी? तो बच्चों किसी भी पदार्थ या वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी एक ताप मापक यंत्र है। बच्चों इसमें प्लेटिनम धातु लगी होती है और प्लेटिनम धातु का जो विद्युत प्रतिरोध है वो ताप के साथ बढ़ता है। यही गुण उस पदार्थ के ताप के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब इस प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी को उस वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो वस्तु के ताप और प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी का जब ताप समान हो जाता है तब प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी का जो विद्युत प्रतिरोध है वह बढ़ना या घटना भी रुक जाता है। बच्चों जब किन्हीं दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो जाते।
पदार्थ की वह अवस्था, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच वह अवस्था, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने के बाद जब उनके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाए तो उस अवस्था को कहते हैं बच्चों तापीय साम्य। तो तापीय साम्य में प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी को किसी वस्तु के संपर्क में लाया जाता है और प्रतिरोध के मान में कितनी वृद्धि या कमी हुई इसकी गणना के अनुसार उस वस्तु के ताप को ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों ये प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है और इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें वैद्युत प्रतिरोध दिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध दिया गया है और हमें किसी अज्ञात ताप पर वैद्युत प्रतिरोध का मान पता है और उस अज्ञात ताप का मान क्या है वो ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हम लोग पहले तो लिख लेते हैं दिया क्या है। तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वैद्युत प्रतिरोध दिया गया है R0 वो लिख लेते हैं 3 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वैद्युत प्रतिरोध दिया गया है वो 3.75 ओम है। क्या बच्चों, अब हमें किसी अज्ञात ताप अर्थात T डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध के मान को दिया गया है 3.15 ओम और इस अज्ञात प्रतिरोध के जो मान को दिया गया, अज्ञात ताप के प्रतिरोध का मान जो दिया गया है उसी अज्ञात ताप का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों, तो प्लेटिनम प्रतिरोध मापी में, प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी में, प्रतिरोध ताप मापी में अज्ञात ताप, तो अज्ञात ताप का मान होता है बच्चों T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। तो बच्चों इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, इस सूत्र को भी आप निकाल सकते हैं RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T के मदद से। क्लियर बच्चों, तो अब यहां पर T इज इक्वल टू दिया गया RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। तो अब बच्चों यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं मान को रख करके। तो T इज इक्वल टू RT 3.15, R0 3, R100 3.75 माइनस R0 3 और बच्चों यहां पर है गुणे 100। तो T इज इक्वल टू ये हुआ हमारा 0.15, ये हुआ 0.75 और ये गुणे में 100। 2 अंक बाद दशमलव हटा देंगे, 2 अंक बाद दशमलव हटा देंगे तो ये बन जाएगा 15 बना 75, तो 100/5। तो बच्चों T इज इक्वल टू आ गया उत्तर 20 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ताप है वो 3 ओम है। ताप को बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो प्रतिरोध 3.75 ओम आ जाएगा और यदि 0 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस किया गया बच्चों तो प्रतिरोध 3.75 ओम होगा। अब आप ये देखिए ताप के बढ़ाने पर प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। क्लियर बच्चों, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ताप को बढ़ाकर जब 100 डिग्री सेल्सियस किया गया तो विद्युत प्रतिरोध का मान 20 डिग्री सेल्सियस से बहुत मतलब अधिक होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बढ़कर हुआ वो 3.75 हो, बल्कि जो उत्तर हमारा आ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर जो विद्युत प्रतिरोध का मान आ रहा है वो 3.15 ओम है। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये जो ताप है, इस ताप पर जो विद्युत प्रतिरोध का मान है वो 3.15 ओम आया है और यह ताप 100 डिग्री सेल्सियस से कम है और 3.75 ओम से 3.15 ओम भी कम है। तो उत्तर का इस तरीके आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए ताप कम है तो विद्युत प्रतिरोध का मान कम है और ताप ज्यादा है तो विद्युत प्रतिरोध का मान ज्यादा है, और जब ताप और कम है, इससे भी कम ताप इसका है, तो देखिए विद्युत प्रतिरोध का मान और कम है। तो आप ये भी समझ सकते हैं इस न्यूमेरिकल को लगाते समय कि भाई ताप के बढ़ाने से किसी भी विद्युत चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस तरीके से हमने सीखा प्रश्न संख्या 33। इसके बाद करेंगे प्रश्न संख्या 34। जुड़े रहे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ, वीडियो को देखें अंत तक। पांडे सर जी पढ़ाएंगे आपको एक एक कॉन्सेप्ट मन लगाकर। बच्चों अब जो प्रश्न है हमारा
वो प्रश्न संख्या 34 कह रहा है एक कार्बन का तंतु है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 104 ओम है। इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़े ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध बदलने पर ना बदले, ताप बदलने पर ना बदले। लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है धनात्मक है जो, और कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है जो ऋणात्मक है। तो बच्चों जब हम किसी वैद्युत चालक के ताप को बढ़ाते हैं तो उसका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। वो सभी धातुएं जिनका सभी धातुएं क्या सभी धातुएं जो भी धातुएं होती हैं, सभी धातुओं का ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। तो जिनका वैद्युत प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ेगा उनका प्रतिरोध ताप गुणांक हमारा धनात्मक आएगा। लेकिन जिनका ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध घटेगा उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक आएगा। तो बच्चों यहां हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है ताप बढ़ाने पर इसका वैद्युत प्रतिरोध घटेगा। तो आप दिमाग लगाइए, एक ऐसा चालक आप तैयार कर रहे हैं जिस चालक में दो धातुएं, सॉरी एक धातु है और दूसरी अधातु, कार्बन आपकी अधातुओं में आएगी। क्लियर? तो बच्चों जब आप जो लोहा है धातु है, जब लोहे का ताप आप बढ़ाएंगे तो इसका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, और जो कार्बन है आपका ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध घटेगा, और दोनों को मिलाकर के आप चालक का निर्माण कर रहे हैं। तो लोहे का जितना प्रतिरोध बढ़ रहा है, अगर हमारे इस कार्बन का उत्तरा प्रतिरोध घट जाए तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जब जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य वैद्युत प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर आता है। तो लोहा ताप बढ़ाने पर अपने वैद्युत प्रतिरोध को बढ़ाएगा, कार्बन ताप बढ़ाने पर अपने प्रतिरोध को घटाएगा, और इन दोनों का योग वही आएगा जो पहले था। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एक के प्रतिरोध में वृद्धि होगी तो दूसरे के प्रतिरोध में कमी होगी ताप के बढ़ाने पर। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि प्रश्न क्या रहा है। कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 104 ओम है। इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़े ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर ना बदले। लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है तथा कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है। तो बच्चों आप एक पॉइंट मन में रख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। इस प्रश्न में क्या है, लोहा धातु कार्बन अधातु, लोहे का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, कार्बन का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। तो लोहे के प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होगी कार्बन के प्रतिरोध में उतनी कमी होगी। दोनों का योग अभी भी वो हमारा कार्बन के प्रतिरोध में वृद्धि, सॉरी लोहे के प्रतिरोध में वृद्धि और कार्बन के प्रतिरोध में कमी, इन दोनों का योग जो है हमारा वो शून्य होगा। क्लियर बच्चों, इस बात को याद रखना। तो आइए देखते हैं हल में, समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न के अनुसार यदि देखें बच्चों, संयुक्त प्रतिरोध में परिवर्तन, संयुक्त प्रतिरोध में परिवर्तन बराबर शून्य, परिवर्तन बराबर शून्य। तो यहां लोहे के प्रतिरोध में वृद्धि, लोहे के प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि धन कार्बन के प्रतिरोध में कमी, कार्बन के प्रतिरोध में कमी बराबर शून्य। बच्चों देखिए R बराबर होता है R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में, तो डेल्टा R इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। क्लियर? तो श्रेणी क्रम में अगर हमारे पहले प्रतिरोध में वृद्धि डेल्टा R1 हो जाए, दूसरे में वृद्धि डेल्टा R2 हो जाए, तो संयुक्त वृद्धि दोनों के योग के बराबर आएगी। क्लियर? तो लोहे के प्रतिरोध में वृद्धि जो है हमारी, वो लोहे का प्रारंभिक प्रतिरोध R0 Fe इंटू अल्फा इंटू ताप में वृद्धि T,
क्लियर। और कार्बन में तो आर नॉट कार्बन इंटू अल्फा और इंटू ताप, जो ताप हो गया। तो यहां पर अल्फा जो है ये Fe का है, आयरन का, और ये जो अल्फा है वो कार्बन का है, और बराबर हो गया बच्चों 0। अब इनके सबके मान रख देंगे। तो यहां पर देखिए आप आर नॉट Fe तो आपको दिया नहीं गया है, यही ज्ञात करना है आपको। आर नॉट Fe ज्ञात करना है। अल्फा Fe आपको दिया है नहीं, अल्फा Fe आपको यहां पर दिया, देखिए जो अल्फा आपका लोहे का है वो आपको दिया गया है गुणे 0.0052। और बच्चों ये ताप है आपका T, और धन कार्बन का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 104 ओम दिया है, 104 ओम। और इसका ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो आपका ऋणात्मक है, ऋण 0.3 बार 0 3, और गुणे ताप है आपका T और बराबर 0। तो बच्चों इन दोनों कर लेंगे बराबर आर नॉट Fe इंटू 0.0052 T बराबर 104, ये ऋण है इधर आएगा और बराबर के दाईं ओर जाएगा जब तो धनात्मक हो जाएगा। तो 104 गुणे 0.3 बार 0 3 T। क्लियर। तो T से T हो जाएगा बच्चों कैंसिल, ये T से T कैंसिल हो जाएगा, और जो आर नॉट Fe का मान आएगा, आर नॉट Fe वो हमारा हो जाएगा 104 गुणे 0.003 डिवाइड में कर देंगे 0.0052। तो आर नॉट Fe सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये आपका आने वाला है आर नॉट Fe लोहे का जो प्रतिरोध जो लिया जाएगा वो आपका आएगा 6 ओम। तो 6 ओम, तो उसने कहा था किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़े, अतः 0 डिग्री सेल्सियस पर 6 ओम प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़े। किस प्रतिरोध को जोड़े, तो लोहे के तंतु को 0 डिग्री सेल्सियस पर जिसका प्रतिरोध 6 ओम हो उसको आपको जोड़ना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। तो मन लगाकर देख लीजिए बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब देख रहे हैं हम लोग अपना प्रश्न संख्या 35। क्या कह रहा है, कह रहा है एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर 480 वोल्ट है तथा 10 सेकंड में एनोड पर 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। नंबर फर्स्ट, नलिका का प्रतिरोध क्या है। नंबर सेकंड, एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है। तो बच्चों देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें कह रहा है विभवांतर जो दिया है, जो विभवांतर दिया है V, वो विभवांतर V बराबर दे रखा है 480 वोल्ट एनोड तथा कैथोड के बीच। अब बच्चों कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और एनोड से कैथोड की ओर धनात्मक परमाणु गति करते हैं। क्लियर। तो ये कह रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n दी गई है 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन, 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बच्चों वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, वो भी ऋण में। अब कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10 सेकंड में, 10 सेकंड की संख्या है। क्लियर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, नलिका का प्रतिरोध सबसे पहले कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है, और दूसरे नंबर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात करनी है। तो उत्पन्न ऊष्मा की दर आपको ज्ञात करनी है, ऊष्मा की दर। तो बच्चों ये शक्ति होगी आपकी P बराबर क्या। क्लियर। तो नंबर फर्स्ट बच्चों कैपिटल आर, तो सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा को ज्ञात कर लेते हैं। I बराबर होगा बच्चों Q/T और Q होगा Ne/T। तो सॉल्व कर लेते हैं। N का मान क्या दिया है 3 × 10⁻17, E का मान दिया 1.6 × 10⁻19 और T का मान दिया गया 10। तो 16 × 48 I बराबर 4.8 गुणे
10 की घात ये हो गया ऋण 20 में 17 चलेगा तो ऋण 3। 4.8 गुणे 10 की घात ऋण 3 एम्पियर की विद्युत धारा बच्चों यहां प्रवाहित होगी। अब विभवांतर हमें दिया था, प्रतिरोध तुरंत निकल आएगा, I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V बाई आई से। तो यहां पर V का मान है बच्चों 480 और जो I का मान दिया है वो है 4.8 गुणे 10 की घात ऋण 3। तो यहां दशमलव हटाते ऊपर एक जीरो बढ़ाते 10 की घात 3 को ऊपर पहुंचाते तो ये 48 से 4800 हमारा 4800 हमारा 100 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात 5 बना देगा इसको। 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 3 भाग वाला जब गुणे में जाएगा तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 10 की घात 5 ओम का विद्युत प्रतिरोध आपका इस नलिका का होगा। अब बच्चों नलिका में उत्पन्न ऊष्मा की जो दर होगी वो P इज इक्वल टू वी आई होगी और V का मान दिया है 480 और I का मान दिया है 4.8 गुणे 10 की घात 3 10 की घात 3। तो बच्चों यहां करा देते हैं इसका गुणा तो P बराबर आ जाएगा हमारा जो उत्पन्न ऊष्मा की दर होगी वो 2.3 जूल प्रति सेकेंड होगी। 2.3 जूल प्रति सेकेंड होगी। आप इसको सॉल्व करके बच्चों इसका आंसर हमें जरूर बताएंगे कि मैच हुआ या नहीं। देखिए अगर ये पूरा 5 होता, ये पूरा 5 होता तो 25 और ये 5 से थोड़ा कम है तो इसलिए 2.3 जूल प्रति सेकेंड के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। और इसको हम 0.4 भी कर सकते हैं, 0.48 ये 1000 का भाग इसमें जब हम देंगे 480 में तो 0.48 हो जाएगा। तो P बराबर बच्चों बना हमारा 2.3 जूल प्रति सेकेंड। तो ये उत्पन्न ऊष्मा की दर है और ये इस नलिका का विद्युत प्रतिरोध है। क्लियर बच्चों, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, मन लगाकर देखें। आपको पांडे सर जी पूरा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें। आप देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 36 कह रहा है एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो बिजली की प्रेस है अपने पास उसका प्रतिरोध दिया गया है कैपिटल R 44 ओम। क्लियर, कैपिटल R जो दिया गया है वो 44 ओम है और इसमें जो धारा बह रही है वो I बराबर 5 एम्पियर है। 5 एम्पियर है। कह रहा प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, तो हमें प्रेस की सामर्थ्य P निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, प्रेस की सामर्थ्य जो बनेगी, प्रेस की सामर्थ्य P बराबर वो I स्क्वायर R। भाई सामर्थ्य के सूत्र क्या क्या होते हैं? P इज इक्वल टू W अपॉन T इज इक्वल टू QV अपॉन T इज इक्वल टू VIT अपॉन T इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन T इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई कैपिटल R इंटू T अपॉन T। मतलब P इज इक्वल टू W अपॉन T, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई कैपिटल R जूल पर सेकेंड या वाट। तो यहां पर भाई I दिया है, R दिया है, हम लोग I स्क्वायर R वाला लगा देंगे फॉर्मूला। तो P इज इक्वल टू हो गया, I का मान है 5 तो 5 का वर्ग कर देंगे और R का मान हो गया 44। क्लियर, तो ये हो गया P बराबर 25 गुणे 44। तो ये हो गया P बराबर 25 चौक 100 की 0, 25 चौक 100 और अपने पास 10 पहले से था, ये हो जाएगा 110। 110 तो P बराबर जो बच्चों आ गया वो हो गया हमारा 1100 वाट। P बराबर जो मान आ गया वो हो गया 1100 वाट। तो जो प्रेस की सामर्थ्य है वो 1100 वाट है। क्लियर बच्चों, नोट करिए इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 37 है बच्चों, 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो आइए बच्चों सबसे पहले देखते हैं इसका परिपथ आरेख क्या होगा। तो इसके सबसे पहले परिपथ आरेख को देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बच्चों इसके देख लेते हैं परिपथ आरेख को। तो यहां पर हमने लिया 60 वाट का एक बल्ब। सबसे पहले ये है हमारा एक बल्ब और इसमें लिखा हुआ है 60 वाट। तो P1 है 60 वाट
और इसको जो वोल्टता जो इसमें लिखी है V1 वो 220 वोल्ट लिखी है, लेकिन परिपथ द्वारा जो वोल्टता इसको दी जाएगी वो 220 वोल्ट कतई नहीं। तो बच्चों इसी तरह ये जो दूसरा बल्ब है हमारा, इस बल्ब में लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट। तो P2 जो है हमारा वो 100 वाट है और जो वोल्टता लिखी है वो 220 वोल्ट है। तो बच्चों हम सबसे पहले इस बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे R1 और इस बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे R2। क्लियर? तो चूंकि विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है, विद्युत शक्ति वो P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। तो बच्चों R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। क्लियर? तो पहले बल्ब के प्रतिरोध निकालें तो पहले बल्ब का प्रतिरोध हो जाएगा, पहले बल्ब का विद्युत प्रतिरोध वो हो जाएगा R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P1। तो बच्चों यहां पर V1 का मान दिया गया है 220, तो 220 का वर्ग कर देंगे और इसकी जो शक्ति दी गई है वो 60, तो बटे 60, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों 6 से 22 को कैंसिल करेंगे तो 6 त्रिक 18 बचा 4, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36। अब बच्चों यहां पर 22 से गुणा करा देंगे तो 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132, 22 छक्के 132। तो ये हुआ हमारा 132 और यहां 22 छक्के फिर से 132 होगा और 13 जो है हमारा पहले से बचा हुआ है हासिल। तो 132 और 13, तो 132 और 13 हो गया हमारा 145। चलिए बच्चों, तो 132 और 13 हो गया हमारा 145। तो फिर 14 बचा, तो 22 तिया 66 और 66 में 14 जोड़ देंगे तो 66 4 70 10 80 हो गया ये हमारा। क्लियर? और ये 01 है। अब इसके बाद बच्चों 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये बना 805 ओम। तो पहले बल्ब का जो प्रतिरोध आया है R1 वो हमारा 805 ओम है। इसी तरह बच्चों हम लोग दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो दूसरे बल्ब का जो प्रतिरोध निकलेगा, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध तो दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो V2 का मान है हमारा 220, तो 220 का दोगुना कर देंगे और जो P2 दिया गया है वो है 100। क्लियर? तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये 22 दूना 44 और 22 दूना 44, 484 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 484 हो जाएगा ये। तो पहला बल्ब हमारा 60 वाट का था और 220 वोल्ट पर जलाया जा रहा था। दूसरा बल्ब है हमारा 100 वाट का और 484 ओम इसका प्रतिरोध आ रहा है। तो अब बच्चों इन दोनों बल्बों को जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों प्रतिरोधों को, बल्ब के प्रतिरोधों को दिखा देंगे और R1 R2 हो गया, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम 220 वोल्ट के मेंस से इन्हें जोड़ रहे हैं। तो 220 वोल्ट जो वोल्टता दी जा रही है वो 220 वोल्ट है। अब बच्चों देखिए, ये अगर अधिक विभव, ये कम विभव, तो अधिक विभव से कम विभव की ओर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इन दोनों प्रतिरोधों में जो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी I, वो हमारी बनेगी कैपिटल V अपॉन कुल प्रतिरोध R। तो श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो V हो गया 220 और दोनों प्रतिरोधों का योग जो बना बच्चों R1 और R2 का मान वो यहां लिख देंगे। तो 805 धन 2 धन 484। तो बच्चों ये होने वाला है हमारा I बराबर 220 बटा, देखिए यहां पर ये 2 आया और ये 4 9 और ये 8 और ये 8 4 12 और एक अंगा दशमलव है ये, तो लगा दिया हमने 12,289 है ये। इसका भाग देंगे बच्चों तो हमारी वैद्युत धारा आ जाएगी। ये वैद्युत धारा यहां आ रही है 0.17 एम्पियर। तो इस तरीके बच्चों हम लोग
चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान समान होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहां दोनों बल्बों में जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो 0.17 एम्पियर होगी। तो नोट कर लीजिए बच्चों, एक एक प्रश्न पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। इसके बाद देखते हैं अपना 38 नंबर प्रश्न। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 38 की। कह रहा है एक बल्ब है जो 100 वाट का है तथा 220 वोल्ट उसमें लिखा है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो बच्चों यहां पर बल्ब की शक्ति दी गई है P जो 100 वाट है और बल्ब की वोल्टता दी गई है 220 वोल्ट। और हमें ज्ञात करना है बच्चों कि बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है और बल्ब का विद्युत प्रतिरोध कितना है जब यह जलाया जाएगा। तो बच्चों पहला सूत्र हम लोग बल्ब की विद्युत शक्ति जो होगी P, विद्युत शक्ति P, तो उसके लिए लगा लेंगे VI, P बराबर VI वाट। क्लियर बच्चों? तो यहां से I निकल आएगा P बाई V करके। देखिए P का मान कितना दिया है 100 वाट और जो विभव दिया है वो 220, तो 100 बटे 220 कर देंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा, I बराबर हो जाएगा बच्चों 5 बटे 11। अब 11 का भाग देंगे 5 में तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 11 चौक 44। अब बचा हमारा 6 तो 0.4, 0.4। इसके बाद बचा 6 तो 11 पचे 55, फिर 11 चौक 44, फिर बचा 6, 11 पचे 55, तो 0.45 एम्पियर की विद्युत धारा जब बल्ब यह जलाया जाएगा, कितने वोल्ट पर जलाया जाएगा 220 वोल्ट विभवांतर से देकर यदि बल्ब को जलाया जाए तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा 0.4545 एम्पियर होगी। अब बच्चों बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बल्ब का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, बल्ब का विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर जो होगा, प्रतिरोध कैपिटल आर जो होगा वो बनेगा बच्चों V बाई आई। तो यहां पर V का मान जो दिया गया है वो हमारा 220 है और I का मान जो है बच्चों वो हमारा 0.45 या 5 बटे 11 है। तो 5 बटे 11 लिखेंगे इसको और ये हो जाएगा 220, गुणे में चला जाएगा 11 और बटे में रहेगा 5, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 गुणे 11, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, 484 ओम विद्युत प्रतिरोध इस बल्ब का होने वाला है। तो बच्चों बल्ब पर यदि 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है तो बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा 0.45 एम्पियर और बल्ब का विद्युत प्रतिरोध 484 ओम होगा जब इसे हम 220 वोल्टता वाले विभवांतर से जोड़ेंगे। क्लियर बच्चों? तो नोट कर लीजिए, एक एक प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों, मन लगाकर पढ़ते रहे, वीडियो को देखें अंत तक, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने वाले हैं पांडे सर, एक एक न्यूमेरिकल समझाने वाले हैं आपको, तो मन लगाकर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 39। कह रहा है 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 20 वोल्ट के दिष्ट स्रोत और एक प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। गणना कीजिए परिपथ में धारा का मान, लैंप का प्रतिरोध तथा प्रतिरोध कैपिटल आर का मान। तो बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा लैंप है, लैंप के लिए क्या दिया गया है, लैंप के लिए तो बच्चों लैंप के लिए दिया गया है, इसकी जो वोल्टता है इसे चाहिए वो 15 V1 इक्वल टू 15 वोल्ट। क्लियर? और जो लैंप की शक्ति दी गई है वो है 20 वाट। लैंप की शक्ति दी गई है 20 वाट। और अब लैंप का प्रतिरोध निकालेंगे तो सूत्र है अपने पास P1 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल R1। तो लैंप का जो प्रतिरोध होगा कैपिटल R1, लैंप का प्रतिरोध कैपिटल R1 वो बनने वाला है V1 स्क्वायर अपॉन P1।
क्लियर। तो R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, तो V1 का मान है हमारा 15, तो 15 गुणे 15। अब P1 का मान है 20, तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, तो 15 × 45/4 हो गया। तो जो R1 बन गया हमारा वो 45/4। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, दशमलव लग गया, बचा 2, तो 4 नहीं 1 बचेगा, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 11 चौक 44, तो ये बचा 1, तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया R1 बराबर हमारा 11.25 ओम। तो जो लैंप का प्रतिरोध है और इस प्रश्न का उत्तर संख्या 2 है, तो 11.25 ओम ये लैंप का प्रतिरोध है और इस प्रश्न का उत्तर संख्या 2 है, तो आंसर सेकंड हो गया हमारा। अब बच्चों कह रहा है कि परिपथ में धारा का मान निकालिए, तो नंबर फर्स्ट में देख लेते हैं। क्लियर। नंबर सेकंड तो हमारा सॉल्व हो गया। अब यहां फर्स्ट नंबर, तो लैंप का प्रतिरोध, तो लैंप का प्रतिरोध निकल गया है, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों पहले इसका परिपथ बना लेते हैं। परिपथ क्या है हमारा उसको देख लेते हैं। तो ये एक लैंप लगा है जिसका प्रतिरोध R1 है 11.25 ओम, और दूसरा जो है यहां पर एक अलग से प्रतिरोध लगा दिया गया है कैपिटल R। क्यों? क्योंकि यहां पर 20 वोल्ट दिष्ट धारा स्रोत से यहां पर धारा भेजी जा रही है, तो 20 वोल्ट है वोल्टता। अब देखिए बच्चों, यहां बल्ब को जो वोल्टता चाहिए वो V1 इज इक्वल टू चाहिए 15 वोल्ट। कितनी चाहिए? 15 वोल्ट। तो शेष जो इसे वोल्टता मिलेगी V2 वो 5 वोल्ट होगी, चूंकि कुल विभवांतर जो है हमारा V है और बल्ब को के सिरों के बीच विभवांतर प्लस बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2, तो 20 बराबर 15 धन V2। तो जो बाह्य प्रतिरोध, जो दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया गया है एक इसके साथ में लैंप के, तो वो है हमारा 20 में 15 घट गए 5 वोल्ट। क्लियर। तो हमें परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, तो चूंकि श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा का मान समान होता है, श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा का मान समान होता है, वैद्युत धारा का मान समस्त प्रतिरोधों में समान प्रवाहित होता है, समस्त प्रतिरोधों में समान होता है, समान होता है। तो जो परिपथ की धारा है, देखिए अधिक विभव जो धारा निकलेगी वही पहले इस लैंप से जाएगी और वही इस प्रतिरोध से भी जाएगी। तो मतलब इस पूरे परिपथ में जो धारा का मान है I वो समान रहने वाला है, वो I इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वोल्टता पता है हमें लैंप की और लैंप का प्रतिरोध भी पता है, तो हम आराम से लैंप में धारा निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू P1 सॉरी I इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 से। तो V1 का मान जो यहां पर बच्चों दिया गया है वो हमारा है V1 का मान 15 है, और जो प्रतिरोध आया है वो है 45/4, 45/4। तो ये बन गया बच्चों 4/3। क्लियर। 15 × 45, 4 चला गया ऊपर, तो धारा आ गई हमारी 3 × 1 = 3 और 3 × 9, 3 × 9। तो धारा जो यहां प्रवाहित होने वाली है वो 1.33 एम्पियर है। I इज इक्वल टू 1.33 एम्पियर। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 39 का पहला नंबर आंसर एम्पियर, और ये उत्तर हो गया फर्स्ट। क्लियर। प्रतिरोध कैपिटल R का भी मान ज्ञात करना है, तो देखिए आप यहां पर समझे नंबर तीसरे भाग को। चलिए यहां बता देते हैं आपको तीसरा भाग। यहां पर आप देखिए तीसरे भाग को, आपको कैपिटल R का मान ज्ञात करना है तीसरे भाग में। कैपिटल R बराबर क्या है? क्लियर। तो V2 जो है हमारा वो 5 वोल्ट है, वो हम लोग निकाल चुके हैं वहां। V2 5 वोल्ट होगा, और जो इसमें प्रवाहित धारा होगी वो 4/3 एम्पियर होगी, I 4/3 एम्पियर होगी। तो बच्चों यहां पर हम लगा देंगे V2 इज इक्वल टू
आई इंटू कैपिटल आर। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V2 बाई आई। V2 का मान पता है हम लोगों को कितना है, V2 का मान 5। धारा का मान भी पता है 4/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर। तो 5 3 15/4, तो 4 3 12 और बचा 3, 4 7 28, 4 5 20। तो ये कुछ 3.75 ओम, ये आंसर नंबर थर्ड आने वाला है बच्चों, 3.75 ओम। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 40 कैसे हल करेंगे इसको, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो 40 वाट 100 वाट, तो दो बल्ब है हमारे पास, एक है 40 वाट का और एक है 100 वाट का। 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, मतलब दोनों बल्बों को 220 वोल्ट की वोल्टता से जोड़ने पर यह 40 वाट तथा 100 वाट, मतलब दोनों बल्बों को अलग अलग या दोनों को समांतर क्रम में रखकर 220 वोल्ट के साथ जोड़ा जाए। दोनों बल्बों के सिरों के बीच जब वोल्टता 220 वोल्ट होगी तो पहला बल्ब 40 वाट शक्ति और दूसरा बल्ब 100 वाट शक्ति प्रदान करेगा। किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है, इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों बल्बों में से किस बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है और किस बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कम है, हमें यह सोचना है। तो बच्चों चूंकि वैद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है, वैद्युत शक्ति का जो सूत्र है वो E बराबर V²/R है। तो प्रतिरोध जो बनेगा बल्ब का वो R इज इक्वल टू V²/P बनेगी। यहां वोल्टता V जो है वो नियत है। तो बताइए वैद्युत प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा शक्ति के। तो बच्चों जिस बल्ब की शक्ति कम है, तो किसकी, पहले बल्ब की शक्ति कितनी है, पहले बल्ब की शक्ति P1 बराबर दी गई है 40 वाट और दूसरे बल्ब की शक्ति कितनी है, दूसरे बल्ब की शक्ति P2 बराबर दी गई है 100 वाट। क्लियर। तो पहले बल्ब की शक्ति कम है इसलिए इसका वैद्युत प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध और शक्ति में संबंध है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसकी वैद्युत शक्ति कम है उसका वैद्युत प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो यहां पहले बल्ब की शक्ति हमारी 40 वाट है इसलिए इसका वैद्युत प्रतिरोध अधिक है, और दूसरे बल्ब की शक्ति अधिक है इसलिए इसका वैद्युत प्रतिरोध कम है। तो चूंकि बल्ब की वैद्युत शक्ति P, बल्ब का वैद्युत प्रतिरोध, चूंकि बल्ब का वैद्युत प्रतिरोध कामा उसकी वैद्युत शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए पहले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। तो क्या था प्रश्न, था किस बल्ब का वैद्युत प्रतिरोध अधिक होगा, पहले बल्ब की शक्ति का, तो पहले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। तो बच्चों अब हमें देखना है दोनों बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात। तो देखिए यहां पर चूंकि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है वैद्युत शक्ति का, इसलिए 1/R1/R2 पहले बल्ब का प्रतिरोध बटे दूसरे बल्ब का प्रतिरोध बराबर होगा, व्युत्क्रमानुपाती है तो P2/P1 के। तो R1/R2 इज इक्वल टू P2 का मान है 100 वाट और P1 का मान है 60 वाट। तो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 10/6 यही बन जाएगा 5/3। तो दोनों बल्बों के प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वो 5:3 होने वाला है। तो बच्चों यहां पर बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 5:3 होगा।
क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल फिर रात 9 बजे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। फिर से एक बार कह रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और बच्चों एक बात याद रखिए, यहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास, हालांकि कभी निजी कारण हो जाने के कारण कक्षा समय से नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए हमें बहुत खेद है। हम प्रयास करेंगे कि रेगुलर जिस वे पे आपको क्लासें मिलती हैं रेगुलर मिलती रहें। ओके, कक्षा को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बच्चों।